आज अभी हम लोग क्या करते हैं, लास्ट इससे पहले हम लोगों ने कर लिया था, काफ़ी सारे सम्स किए थे करंट रेशियो से और क्विक रेशियो से। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं करंट रेशियो में और फर्दर क्या सम्स होता है, हम लोग इसको आगे फास्ट में करते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग करते हैं, कोई फर्दर डिले नहीं करना बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज, क्या दिया हुआ आपको, करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी दिया हुआ है। तो करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी कितना दिया हुआ है, 3,50,000। करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। तो करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1। एंड एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है, जिसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो दिया 1.75:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसिड, लिक्विड एसिड एंड इन्वेंटरी। ये तीन चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम लोग को मालूम है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो होता है करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। राइट बच्चों, अब यहाँ पे आप देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला दिया हुआ है 3:1, तो यहाँ पे हमने लिखा 3/1। और करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो करंट एसिड की जगह में करंट एसिड ही लिखोगे। और करंट लायबिलिटी हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता है। तो आप देखोगे करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3,50,000 दिया हुआ है। तो आप क्या करो, यहाँ पे करंट लायबिलिटी की जगह में 3,50,000 बैठा दो। जैसे ही 3,50,000 आप यहाँ बैठाओगे, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो करंट एसेट्स का वैल्यू निकलेगा। तो करंट एसेट्स का वैल्यू क्या आएगा, 3,50,000 इंटू 3, जो कि आपका आ गया 10,50,000 रुपए। तो सबसे पहले हमें क्या चीज का वैल्यू निकल गया, करंट एसेट्स का वैल्यू कैलकुलेट हो गया है। नाउ अब देखते हैं आगे, हमें क्विक रेशियो दिया हुआ, करंट रेशियो भी हमने यूज कर लिया। अब देखो एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो हमको 1.75:1 दिया हुआ है। तो अभी हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला क्विक रेशियो का। ओके, क्विक रेशियो में आप जाओगे, फॉर्मूला क्या है, क्विक एसिड डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी। जैसे ही आप क्विक एसिड डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी यूज करते हो, तो अभी हमको देखना है कि क्या यहाँ पे हमें इन तीनों में क्या पता है। तो हमने देखा, मुझे क्विक रेशियो का वैल्यू 1.75:1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.75:1। और दूसरा क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी चाहिए। क्विक एसिड हमें पता नहीं है, बट करंट लायबिलिटी वी ऑलरेडी नो। करंट लायबिलिटी आपकी कितनी दी हुई है, 3,50,000। यहाँ पे आप बैठो, फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ। तो जैसे ही आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो क्विक एसिड का वैल्यू क्या आता है बच्चों, 3,50,000 इंटू 1.75, जो कि 6,12,500 रुपए। तो देखो आपको यहाँ पे क्विक एसिड भी आ गया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कैलकुलेट द करंट एसिड, लिक्विड एसिड, और लास्ट में हमें इन्वेंट्री चाहिए। अब हमें मालूम है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है। हमें पता है कि करंट एसिड्स माइनस क्विक एसिड अगर आप करो तो इन्वेंट्री आता है। क्यों आता है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था कि करंट एसिड्स और क्विक एसिड में, करंट एसिड में इन्वेंट्री लेते हैं, क्विक एसिड में इन्वेंट्री नहीं लेते हैं। तो अगर आपको करंट एसिड मालूम है, क्विक एसिड मालूम है, उसमें से डिफरेंस निकाल दो तो इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखो, इन्वेंट्री का वैल्यू हमें निकालना है। तो करंट एसिड से क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्विक एसिड। तो करंट एसिड हमारा कितना आया था, करंट एसिड हमने यहाँ पे देखा 3,50,000, 10,50,000 था। तो आपने यहाँ पे 10,50,000 रुपए बैठा दिए, माइनस क्विक एसिड। क्विक एसिड का वैल्यू आपने यहां से निकाला। क्विक एसिड का वैल्यू क्या है, 6,12,500। तो यहाँ पे आपने 6,12,500 माइनस किया, और जैसे ही आप माइनस करोगे ये आ जाएगा आपका 4,37,500। तो इस तरह से आपको इस टाइप के सम्स भी कर लेने होंगे। तो हम लोगों ने आगे पिछले, इससे पहले हम लोगों ने 2 टाइप का सम्स करा था, ये थर्ड टाइप है। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, इसको थर्ड टाइप वाला भी। तो थर्ड टाइप में ये हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के लिए। ओके बच्चों, अब इस सम में देखते हैं। यहां पे देखोगे आप कि क्या दिया हुआ है। यहां पे आप देखते हो कि करंट एसिड ऑफ द कंपनी इज 3,60,000। आपको यहां पे क्या दी हुई बच्चों, करंट एसिड दी हुई है। करंट रेशियो भी दिया हुआ है। अच्छा, करंट रेशियो भी आपको मालूम है। एक चीज तो पता है ना, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब अगर हमको मालूम है कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी है, अगर इन तीनों में से मुझे कोई भी 2 चीज का वैल्यू पता है, तो हम लोग आसानी से थर्ड चीज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, करंट एसेट्स का वैल्यू 3,60,000 दिया हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे चाहोगे 3,60,000 करंट एसेट्स का वैल्यू बैठाओगे, डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी नहीं पता, बट करंट रेशियो मालूम है, तो 2.4/1 बैठाओगे।
अब देखो जैसे ये करंट लायबिलिटी को यहां लाओगे और 2.5 नीचे आ जाएगा, 2.4 सॉरी नीचे आ जाएगा। यस, तो देखो यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे किया है बच्चों, करंट रेशियो इज डिवाइड बाय करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब हमें रेशियो पता है 2.4:1 और करंट एसेट्स का वैल्यू हमें पता था 3,60,000। करंट लायबिलिटी को आप यहां लाओ और 2.4 विल कम डाउन, तो जैसे ही आएगा तो करंट यहाँ पे आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी और 3,60,000 डिवाइड बाय 2.4 करोगे क्योंकि ये वाला नीचे आने वाला है, तो जैसे डिवाइड करोगे तो 1,50,000 का वैल्यू आ गया। तो देखो आपका करंट लायबिलिटी भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब देखोगे बच्चों हमें करंट एसेट्स का वैल्यू पता है, करंट एसेट्स का वैल्यू जो कि दिया हुआ था 3,60,000 वो हमने पहले निकाला हुआ है। करंट लायबिलिटी हमें अभी निकला है जिसका वैल्यू आया 1,50,000। अब देखो करंट एसेट्स की वैल्यू पता है हमें, करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता है, हमें चाहिए क्या, करंट लायबिलिटी चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब हमें लिक्विड एसेट चाहिए। लिक्विड एसेट्स की मतलब क्या होती है बेटा, देखो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है कि जब हम लोग करंट एसेट लेते थे तो करंट एसेट में हमने क्या किया था, करंट एसेट्स में आप सारे एसेट्स लेते थे, सिर्फ क्या नहीं लेते, जैसे आपने कैश लिया, बैंक लिया, शॉर्ट टर्म एडवांस लिया, मार्केटेबल सिक्योरिटी लिया, प्लस इन्वेंट्री भी लेते थे, इन्वेंट्री भी लेते थे। लेकिन जब आप क्विक एसेट करोगे तो क्विक एसेट में सारे करंट एसेट्स लोगे, सिर्फ इन्वेंट्री नहीं लिया जाएगा। तो जब इन्वेंट्री नहीं लिया जाएगा तो हमें इसका मतलब यह है कि नॉर्मली करंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस किसका आ रहा है, इन्वेंट्री का आ रहा है, राइट। और एक आता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में जब कुछ ना बोला हो तो हम उसे इग्नोर करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि करंट एसेट और क्विक एसेट में सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री का है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें एसिड टेस्ट रेशियो दिया हुआ है। एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब होता है क्विक रेशियो, तो यहाँ पे हमने लिखा क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब हमें मालूम है कि क्विक रेशियो हमें दिया हुआ है 1.3:1, तो आप यहाँ पे बैठाओगे 1.3:1। तो जैसे आपने क्विक रेशियो बैठाया 1.3:1, यहाँ पे आपने लिखा क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू तो हमें पता है, राइट, 1,50,000, तो हमने यहाँ पे लिखा 1,50,000। अब क्या करोगे, क्विक एसेट कैलकुलेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो जैसे आप 1,50,000 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका वैल्यू किस चीज का निकलेगा, क्विक एसेट का निकलेगा। तो देखो यहाँ पे क्विक एसेट का जो वैल्यू आया 1,50,000 इंटू 1.3, आपका कितना वैल्यू आ गया, 1,95,000 आ गया। अब हमें पता है कि क्विक एसेट का वैल्यू कितना है, हमें ये भी पता है कि हमारे पास करंट एसेट का वैल्यू क्या है, और करंट एसेट और क्विक एसेट में डिफरेंस क्या है, स्टॉक का है। तो हम सीधा क्या करेंगे, करंट एसेट से क्योंकि क्विक एसेट माइनस करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे है बच्चों, करंट एसेट आपने लिया उसमें से माइनस किया क्विक एसेट, करंट एसेट का वैल्यू 3,60,000, क्विक एसेट का वैल्यू 1,95,000, और जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आ गया 1,65,000। तो इस तरह से आपका इन्वेंट्री का वैल्यू निकल गया। ऐसे में तो शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपके इस तरह के आएंगे। ऐसे में चलिए और एक सम करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सम सिमिलर इन नेचर। चलिए यहां पे एक सम दिया हुआ है, इसको भी हम लोग एज्यूम करते हैं और वी विल ट्राई टू डू दिस। चलिए यहां पे क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 3,50,000, और हमेशा याद रखना बच्चा वर्किंग कैपिटल का वैल्यू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब अगर आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस निकालते हो उसी को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो मतलब वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखोगे यहाँ पे आपको करंट रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 2.5:1, राइट। अब देखो इसको कैसे सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो बच्चों। हमें मालूम है कि हमारा करंट रेशियो दिया हुआ है, करंट रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 2.5:1। करंट रेशियो की जगह में फॉर्मूला बैठाते हैं करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे आपने लिखा 2.5 और 1, राइट। जैसे आप यहाँ पे करंट एसेट को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 CL, ये मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो ये आ जाएगा आपका क्या वैल्यू, करंट एसेट इक्वल टू 2.5 इंटू CL। तो मतलब ये आपका एक वैल्यू निकला। यहां तक समझ में आया बच्चों। जैसे आपने ये निकाला, अब आपको मालूम है, ध्यान देना, वर्किंग कैपिटल आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल वैल्यू, देखो यहाँ पे
30,000 दिया हुआ, तो आपने यहाँ पे 30,000 बैठा दिया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, मैंने बताया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 30,000। ये आ गया आपको। अब देखो करंट एसेट्स का वैल्यू आपने इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटी निकाला हुआ है, तो करंट एसेट्स की जगह में हम 2.5 करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने लिखा 2.5 CL माइनस CL इक्वल टू 30,000, और 2.5 माइनस CL करोगे तो 1.5 आएगा, तो CL का वैल्यू क्या आएगा 30,000, और यहां पे 2.5 माइनस 1 CL क्या हो गया 1.5, और 1.5 को आप नीचे लाओगे, आपने नीचे लाया, पॉइंट हटा देते हैं तो इंटू 10 हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका वैल्यू आ जाएगा 2 लाख रुपए। कितना आएगा बच्चों 2 लाख रुपए, सॉरी 30,000 है ना, तो आप करोगे तो 20,000 रुपीज, तो आपका करंट लायबिलिटी का वैल्यू कितना आ गया 20,000। तो देखो यहां पे आपको क्या बोला था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी एंड एसिड टेस्ट रेशियो। अब एसिड टेस्ट रेशियो निकालने बोला है। अब देखो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है, राइट, तो जैसे आपको इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है, अब हमें मालूम है कि अगर हमें इन्वेंट्री पता हो, अगर हमें इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है 26,000 रुपए इन्वेंट्री में, तो करंट एसेट और क्विक एसेट में क्या होता है डिफरेंस, इन्वेंट्री का होता है। तो यहां पे अगर हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान देना बच्चों, मान लो आपको यहां पे इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, एसिड टेस्ट रेशियो चाहिए। तो एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो हमको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्विक एसिड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखो, हमको मालूम है कि करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट एसेट्स माइनस क्विक एसिड इज इक्वल टू इन्वेंट्री होता है, ये हमें पता है। तो अब करंट एसेट्स का वैल्यू तो हमारा पता है, मुझे पता नहीं है तो निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। पहले करंट एसेट्स को देख लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो करंट एसिड इक्वल टू 2.5 CL था, तो अगर मैं लिखूं करंट एसिड इक्वल टू 2.5, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, करंट एसिड इक्वल टू 2.5 CL आएगा, राइट, 2.5 CL यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम करते हैं 2.5 इंटू CL का वैल्यू, करंट लायबिलिटी का वैल्यू 20,000 था, तो आपने इसको क्या किया 20,000 से ले लिया। तो जैसे ही आप इसको लोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 50,000, तो आपका करंट एसेट्स का वैल्यू भी निकल गया। अब यहाँ पे जैसे ही आपको करंट एसेट्स का वैल्यू निकला, हमें पता है कि करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री होता है। करंट एसेट का वैल्यू आया 50,000 रुपए, माइनस क्विक एसिड का वैल्यू नहीं पता है, बट इन्वेंट्री का वैल्यू आपको 26,000 दिया हुआ है, तो यहां पे आप लिखोगे 26,000 रुपए। अब देखो माइनस क्विक एसिड इक्वल टू 26,000 माइनस 50,000, और जैसे ये माइनस करोगे तो ये माइनस क्विक एसिड इक्वल टू माइनस 24,000 आएगा। माइनस माइनस आपने काट दिया, तो क्विक एसिड का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 24,000। अब जैसे ही आपको क्विक एसिड का वैल्यू निकल गया, अब हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, क्विक रेशियो निकाल सकते हैं, राइट। तो देखो यहीं पे मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अभी हमने क्या किया, क्विक एसिड निकाला है 24,000 है, राइट, और करंट लायबिलिटी हमारा पहले निकाल लिया था हमने 20,000, तो यहाँ पे आप लिखोगे 20,000, 1 2 3 आपने काट दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 10, 1.2:1 आपका वैल्यू आ जाएगा क्विक रेशियो का। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे हम लोगों ने किया, देखो आपका सारा वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। तो अगर आपके इस टाइप की प्रॉब्लम दिए हुए हैं तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सम और है, इसको भी करके देखते हैं। देखो बच्चों, इस सम्स को भी करते हैं। यहां पे देखो दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 30,000, करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी एसिड टेस्ट रेशियो। ये सेम सम है तो इसको नहीं करना है,
ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। अच्छा, यहां पे एक सम है, इसको हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहां पे देखो बच्चों क्या दिया है। सबसे पहले यहां पे आपको दिया क्या है ये देखते हैं। हमको यहां पे दिया हुआ है करंट रेशियो दिया हुआ है 4.5:1। अब जैसे हम लोग देखेंगे करंट रेशियो, हमारे दिमाग में क्या आता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में से कोई भी एक मुझे पता होता तो इजीली हम लोग दूसरा निकाल सकते। कैसे? जैसे मान लो आपको पता है कि करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अगर इन तीनों में से करंट रेशियो तो मुझे पता है, अगर ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में से दोनों में से कोई भी पता होता तो हम तीसरा आराम से निकाल सकते थे। लेकिन आगे देखते हैं, लिक्विड रेशियो आपको दिया हुआ 3.3:1। अब लिक्विड रेशियो भी आपको दिया हुआ है 3:1। इन्वेंट्री का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 3 लाख। कैलकुलेट द करंट लायबिलिटी निकालने बोला है। चलिए इसको यूज करते हैं, लेट्स सी हाउ टू डू इट। चलिए यहीं पे सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है, लेट्स डू इट। देखो, अब यहां पे हमको मालूम है कि हमको क्या दिया हुआ बच्चों, ये देखते हैं। करंट रेशियो दिया हुआ है, तो जैसे ही आपको यहां पे करंट रेशियो दिखा, आपने यहां पे लिख लिया 4.5/1, और ये हो गया करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 4.5/1। तो करंट एसेट्स का वैल्यू क्या आ गया, 4.5 CL। ये आपका फर्स्ट पार्ट यहां पे आया। तो यहां पे आपने क्या निकाला बच्चों, यहां पे आपने कैलकुलेट किया है करंट एसेट को इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटी। ये आपको समझ में आया समझ में? चलिए, अब उसी तरह से हम लोग अप्लाई करते हैं सेकंड फॉर्मूला को। जब हम सेकंड फॉर्मूला की बात कर रहे हैं तो हमको मालूम है लिक्विड रेशियो दिया, मतलब क्विक रेशियो दिया हुआ है। तो हमने यहां पे लिखा क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट। चलिए पहले क्विक रेशियो लिख लेते हैं। चलिए, क्विक रेशियो मतलब क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो आपको कितना दिया हुआ, लिक्विड रेशियो मतलब, देखो बेटा, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो का मतलब सेम होता है। सो देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट। समझ में है कि नहीं है? तो एकदम आसान से तरीके से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखोगे क्या चीज में, कि दोनों में फर्क क्या है। करंट एसेट में जितने एसेट्स हम लोग करंट एसेट ले रहे हैं वो सब कुछ लिया जाएगा, लेकिन जब आप क्विक एसेट, करंट एसेट में जैसे स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, आप सब करंट एसेट में लेते हो, हमने पहले डिस्कस किया है। लेकिन क्विक एसेट जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, सारे करंट एसेट लेते हो, सिर्फ इन्वेंट्री उसके अंदर में नहीं लेना है। तो हमें यहाँ पे लिक्विड रेशियो मतलब क्विक रेशियो का फॉर्मूला रेशियो दिया हुआ है। तो हमारा क्विक रेशियो का वैल्यू है 3:1, तो 3/1। और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्विक एसेट, और जैसे आप क्विक एसेट लिखोगे बेटा, आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी लिखो। अब करंट लायबिलिटी को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्विक एसेट आएगा इक्वल टू 3CL। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, हमें क्विक एसेट का भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटी आ चुका है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर, राइट। ये यहाँ पे आप फोकस करने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ पे फोकस कर लो। यहाँ तक समझ में आया? जैसे ही आपने समझा, अब देखो हमको करंट एसेट्स और क्विक एसेट दोनों पता है इन टर्म्स ऑफ करंट लायबिलिटी। अब हमें इन्वेंट्री का वैल्यू भी पता है। तो एक फॉर्मूला हमने अभी बताया था कुछ देर पहले, कि अगर हम करंट लायबिलिटी से करंट एसेट से क्विक एसेट माइनस करते हैं तो हमारा इन्वेंट्री निकलता है। ये हमने लास्ट सम में भी किया था। करंट एसेट्स का वैल्यू आप देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 से, ये आपका इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से क्या आया, 4.5 CL आया, माइनस क्विक एसिड आया 3 CL, तो यहाँ पे 3 CL लिखा। और इन्वेंट्री का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 लाख रुपए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 लाख रुपीज। अब जैसे आप इसको माइनस करते हो तो ये आ जाता है बच्चा आपका 1.5 CL इक्वल टू 3 लाख रुपीज। अब CL इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 1.5 करोगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर हमने 10 लिख दिया, और जैसे ही आप करोगे 15 को करोगे, कितनी बार 2 टाइम जाएगा, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा बेटा 2 लाख रुपए।
तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी का वैल्यू क्या आ गया, 2 लाख रुपए। तो देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने बोला था कितना, करंट लायबिलिटी निकालने बोला था, और करंट लायबिलिटी को निकालोगे तो 2 लाख रुपए, यहाँ पे भी आंसर आया हुआ है ना। देखो आपका करंट लायबिलिटी का वैल्यू 2 लाख रुपए आ गए। तो इजी है, बहुत इजी है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हो तो, राइट। चलिए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट सम। यहाँ तक आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, सबको समझ में आया है। चलिए अभी नेक्स्ट सम में चलते हैं। अच्छा, यहां पे भी एक सम दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं, ट्राई करते हैं करने का, देन हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टाइप के सम्स में, ठीक है ना। यहां पे भी देखो एक सम दिया हुआ है आपको, बोला द रेशियो ऑफ द करंट एसेट, द रेशियो ऑफ द करंट एसेट 6 लाख है एंड करंट लायबिलिटी 4 लाख है। मतलब आपको करंट एसेट का वैल्यू दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 1.5:1 है। तो मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का वैल्यू भी है और करंट रेशियो, द रेशियो भी करंट एसेट का दिया हुआ है, समझ में। मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे करंट रेशियो आपको दिया हुआ है 1.5/1, राइट बच्चों। तो 1.5/1 दिया हुआ है, तो कहां पे लिख सकते हो, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1.5/1। ये आपको मालूम है, ये एक रेशियो दिया हुआ है। अभी हम इसको यूज कैसे करेंगे वो विल सी टू दैट, ओके। अब यहां पे देखो, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इंटरेस्टेड इन मेंटेन अ करंट रेशियो ऑफ 2:1। मतलब पहले जो आपका करंट रेशियो था वो 1.5:1 था, बट अकाउंटेंट अभी चाहता है कि आपका करंट रेशियो 1.5:1 ना होके 2:1 हो जाए, राइट। तो ही वांट टू डू सम चेंजेस ताकि उसका जो करंट रेशियो था 1.5:1 था और 2:1 हो जाना चाहिए। बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी, कुछ पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी पे करेगा, राइट। चलो, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड दैट द करंट रेशियो शुड बी मेंटेन 2:1। तो आप कितना अमाउंट पे करते हो ताकि आपका करंट रेशियो 2:1 मेंटेन किया जा सके। अच्छा, अभी आपको मालूम है बेटा, करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है। हाउ मच इज द करंट एसेट, 6 लाख रुपीज। करंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है, करंट लायबिलिटी आपको 4 लाख दी हुई है, राइट। अब जब आप ये 6 लाख को यहाँ रखते और 4 लाख को यहाँ रखते और डिवाइड करते तो 1.5:1 ही आता। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जब आपका ये एसेट और ये लायबिलिटी है तो रेशियो ये है, तो अगर आप ये बैठा के यहाँ पे निकालते तो भी रेशियो 1.5:1 ही आएगा। बट उनको ये रेशियो पसंद नहीं है, होता है ना, उसे पसंद नहीं आ रहा, अकाउंटेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसको लगा स्टैंडर्ड रेशियो 2:1 के हिसाब से होना चाहिए, बट ये लो है, तो ही वांट टू इम्प्रूव द रेशियो। तो इसने क्या किया, उसके वजह से इसने सोचा, डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ लायबिलिटी हम पे कर दे, करंट लायबिलिटी। तो देखो, जब इसने करंट लायबिलिटी पे की होगी तो इसने जनरली क्या किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट लायबिलिटी को जब पे किया तो करंट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट और यहाँ पे टू कैश या टू बैंक किया होगा। और इसने पे कितना किया बच्चों, ये मालूम नहीं कितना पे किया, तो हमने इसको ले लिया x रुपीस और x रुपीस इसने पे किया। अब जैसे ही x रुपीस पे करेगा तो नाउ अब इसके करंट लायबिलिटी यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है डिक्रीज हो रही है, और ये आपका बैंक जो है वो करंट एसेट है, ध्यान देना करंट एसेट है, ये भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके करंट लायबिलिटी का वैल्यू भी घट रहा है और करंट एसेट का वैल्यू भी घट रहा है, ओके। सो लेट्स सी कितना घट रहा है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने लिखा न्यू करंट एसेट, 1 सेकेंड, अभी खाओगे इतना जोर से तुम्हारा वहाँ वीडियो बना रहा है, ये कब आ जाए ना तो कान गर्म कर देंगे तुम लोग आके, इडियट्स। एक आवाज अगर अब की आया ना तो जान जाना कि तुम लोग क्या हाल करने वाले हैं। अब देखो, जब आपने पे किया तो करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दोनों डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका करंट एसेट और बैंक करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों का वैल्यू चेंज होगा, तो इसलिए मैंने लिखा न्यू करंट एसेट। तो देखो न्यू करंट एसेट, पहले करंट एसेट आपका था कितना, आपका पहले करंट एसेट था 6 लाख रुपीज,
तो आपने जब पे किया होगा, बैंक से पे किया होगा, बैंक आपका गया है, डिक्रीज हुआ है, तो बैंक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो इसीलिए आपका करंट एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो गया। मान लो एक्स रुपीज आपने पे किया तो एक्स रुपीज डिक्रीज हुआ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपकी कितनी थी, 4 लाख थी, तो यहाँ पे आपने लिखा 4 लाख और ये भी आपकी घट गई, राइट। तो आपकी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों डिक्रीज हो रही है। जैसे ही आपने देखा, अब ये जो डिक्रीज आप क्यों कर रहे हो, ताकि आपका रेशियो चेंज हो जाए 1.5 से 2:1। मतलब जब ये चेंज कर लोगे तो ये चेंज करने के बाद करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में जो रेशियो आने वाला है वो 2:1 के बराबर ही होगा। तो चलिए, तो अगर हमको मालूम है कि करंट एसेट हमारा 6 लाख है माइनस एक्स और करंट लायबिलिटी है हमारी 4 लाख माइनस एक्स, और इसको लेके जब आप रेशियो निकालते तो आपका नया रेशियो 2:1 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2/1 होगा। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 6 लाख माइनस एक्स ही रहेगा, बट इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 4 लाख 2 × x, तो ये आपका हो जाएगा 8 लाख रुपीस और ये आपका हो गया 2x, राइट। अब यहाँ पे देखो बेटा, x को आप इधर लेके जाओ, 6 को उधर चले जाओ, तो -x और -2x आया तो इधर में +2x हो गया, और यहाँ पे आपका 8 लाख वैल्यू था और 6 लाख इधर लाओगे तो -6 लाख हो गया, तो ये आपका वैल्यू आया ±-2x, तो यहाँ पे x बच गया, x का वैल्यू आ गया आपका 2 लाख रुपीज। कितना आया, 2 लाख। अब हमें यहाँ पूछा गया था कंप्यूट द अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड, तो हमने क्या अज्यूम किया था, कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं, ये अमाउंट पे कर रहे हैं, तो करंट लायबिलिटी हमने x से पे की है, तो इसका मतलब हमारा जो करंट लायबिलिटी पे हुआ है वो कितने से हुआ है, 2 लाख रुपए से हुआ है। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। सो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहां तक सबको समझ में आया है। चलिए, यहां तक एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए देखिए, हमने करंट रेशियो और क्विक रेशियो में काफी सम्स कर लिए हैं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, सॉल्वेंसी रेशियो में आते हैं। अब हम आएंगे सॉल्वेंसी रेशियो में। सॉल्वेंसी रेशियो में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हम लोग अभी करेंगे। एक करेंगे हम लोग, 4 होते हैं यहाँ पे, 4 रेशियो हमें यहाँ पे देखना है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो में प्रोप्राइटी रेशियो निकालना है। ये हो गया टोटल एसेट टू डेब्ट, या बोल सकते हो डेब्ट टू टोटल एसेट, टोटल एसेट रेशियो, डेब्ट टू टोटल एसेट रेशियो। और तीसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये 4 हमारे सॉल्वेंसी रेशियो में हमें मतलब सीखने हैं। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। चलिए, सबसे पहला द फर्स्ट वन हियर जो हमें बताएगा हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब समझ लो बेटा। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब है, जैसे मान लो एक कंपनी है, कंपनी क्या करती है कि कंपनी जब पैसे, मान लो कंपनी को कैपिटल चाहिए, ध्यान से देखना, यहां पे मान लो कंपनी को, यहां देखो ये कंपनी है, राइट। कंपनी को कैपिटल चाहिए। कंपनी ने क्या किया, लॉन्ग टर्म लोन मार्केट से उठाया, लॉन्ग टर्म लोन उठाया। मान लो कंपनी को जरूरत है 12 लाख रुपए की और 4 लाख कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन से उठाया है मार्केट से, और बाकी बच गया कितना, 8 लाख रुपए। अब ये कंपनी 8 लाख रुपए जो कर रहेगी, हो सकता है शेयर से आए हों कंपनी के पास, कुछ कंपनी के पास रिजर्व हों अपने, राइट। कुछ कंपनी के पास क्या होंगे, रिजर्व होंगे। अब शेयर कहाँ से होगा, कौन से तरह के शेयर होंगे, कंपनी के पास इक्विटी शेयर से पैसे उठाए होंगे, प्रेफरेंस शेयर से कंपनी ने पैसे मार्केट से उठाए होंगे, कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स होंगे। तो ये जो तरीके हैं, 2 तरीके से कंपनी के पास कैपिटल आ सकते हैं। लेकिन ये बेटा लॉन्ग टर्म डेब्ट जो बोल रहे हो, ये लॉन्ग टर्म कर्जा है, और ये भी कर्जा ही है, बट ये कैपिटल के थ्रू पैसे आए हैं। तो कंपनी यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो से कंपनी का हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि टोटल
जो शेयर होल्डर, अच्छा और एक चीज मैं बता दूं, ये जो पैसे कंपनी उठा रही है इसको बोलते हैं, जब शेयर और रिजर्व से पैसे कंपनी के पास आते हैं उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड। इसको शेयर होल्डर फंड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक तरह से जो पैसे हैं वो शेयर होल्डर के ही पैसे लगे हुए हैं कंपनी में, इसलिए इनका नाम रखा गया शेयर होल्डर फंड। अब कंपनी यहां पे डेब्ट इक्विटी रेशियो से आपको ये बताना है कि टोटल शेयर होल्डर फंड के ऊपर आपने कितना, मतलब कितना आपके पास शेयर होल्डर फंड है, कितना शेयर होल्डर का पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है, और कितना कंपनी ने लोन लेके रखा हुआ है लॉन्ग टर्म पीरियड से। और लॉन्ग टर्म लोन और शेयर होल्डर फंड के बीच में जो रेशियो निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो इसीलिए देखो फॉर्मूला क्या बना, डेब्ट कंपैरिजन है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो किसके बीच में कंपैरिजन है? कंपैरिजन है या रिलेशन है बिटवीन द लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड द शेयर होल्डर फंड। तो यहां पे ऊपर में इसीलिए लिखा गया है डेब्ट या लॉन्ग टर्म डेब्ट या लोन बोल सकते हो बेटा, डिवाइड बाय इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। अब हमें ये सीखना है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट में हमें क्या क्या लेना है। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब आपने डिवेंचर्स इशू किया है, कंपनी ने अगर कोई डिवेंचर इशू किया और डिवेंचर इशू करके कंपनी ने लोन उठाया मार्केट से, तो उसे लॉन्ग टर्म डेब्ट में लिया जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन में लिया जाएगा। अगर कंपनी ने कोई मोर्टगेज लोन लिया है, राइट, या कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए, मोर देन वन पीरियड के, एक साल के बाद ही आपको पे करना है, 4 साल 5 साल बाद पे करना होगा। लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया, पब्लिक से कोई डिपॉजिट ली है, या कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म लोन में जाने वाले हैं। और शेयर होल्डर फंड में क्या होता है बच्चों? कंपनी ने इक्विटी शेयर मार्केट में इशू किया, उससे कंपनी के पास पैसे आए। प्रेफरेंस शेयर इशू किया, वो भी शेयर होल्डर ने पैसे लगाए हमारे पास। कंपनी के पास जनरल रिजर्व है, ये भी कंपनी के पास फंड पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व्स है, ये सारे कैपिटल और रिजर्व जो होते हैं इन सब को ऐड करके जो आएगा कंपनी के पास कैपिटल, उसी को हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर फंड। अब देखो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, अगर ये क्रेडिट बैलेंस है जैसे आपने लिया, इन सब को हम ऐड करते हैं, राइट, और ऐड करने के बाद यहां पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ठीक है ना। और अगर मान लो आपका पीएल में डेबिट बैलेंस हुआ, उसको भी बेटा यहाँ पे आपको माइनस करना है, और ये सब माइनस करने के बाद जो टोटल आता है उसी को कहा गया है इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। आज समझ में कि नहीं है? और इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? इसका स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1, जस्ट लाइक द करंट रेशियो। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द फॉर्मूला। डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, किसके बीच में रिलेशन है, वो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब कुछ और इसमें फॉर्मूलाज है बनते हैं जो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें देखते हैं बेटा यहां पे क्या करते हैं हम लोग। अब एक चीज देखना है, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, कैसे निकाल सकते हैं वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने एक बैलेंस शीट बनाई, अब मैं इसको शेड्यूल 3 के हिसाब से नहीं, ओल्ड बैलेंस शीट के हिसाब से बना रहा हूं। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट लिखाई, यहाँ पे आए नॉन करेंट एसेट्स कंपनी के पास आती है, यहाँ पे सारी करेंट एसेट आती है, और इन सब को जब आप ऐड करते हो तो इसको बोलते हैं टोटल एसेट्स, राइट। यहाँ जब आप आते हैं लायबिलिटी साइड में, दिस इज योर लायबिलिटी साइड, और ये आपकी है एसेट साइड। तो यहाँ पे पहले लिखा जाएगा करेंट लायबिलिटी, यहाँ लिखा जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी, और यहाँ पे लिखा जाता है शेयर होल्डर फंड। अब यहाँ पे याद रखना लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड बोथ आर इक्वल। तो अगर आपका वैल्यू यहाँ पे 100 रुपए आया है तो यहाँ पे भी 100 रुपए ही आने वाले हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या दिख रहा है, टोटल एसेट्स, जिसमें नॉन करेंट और करेंट एसेट दोनों मिला के बन रहा है। तो ये 100 रुपया आया तो वो 100 रुपया इसके बराबर भी तो है, तो यहाँ पे हम इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी जब 100 रुपया लिख रहे हैं तो वो भी एक तरह से टोटल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स है, माइनस करेंट लायबिलिटी एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। अब जैसे मान लो यहाँ पे 80 है, ये 20 है, ध्यान से सुनना, तो ये 100 रुपए हो गए, ठीक है ना बच्चा। अगर मैं बोलूँ ये 10 रुपए है, ये 20 रुपए है, तो ये कितना होगा आप देख सकते हो,
तो ये आपके आ रहे हैं कितना, 70 रुपए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हम सारे एसेट्स को ऐड कर लें, तो हमने लिखा टोटल एसेट आया 100 रुपया, उसमें से ये दोनों माइनस कर दें, तो 100 रुपया में से अगर आप ये 20 और 10 30 रुपया माइनस करते हो तो शेयर होल्डर फंड निकलता है कि नहीं निकलता है। तो फॉर्मूला अगर हम बनाएं तो टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी अगर आप करते हो तो ये आपका वैल्यू क्या निकल गया, शेयर होल्डर फंड निकला कि नहीं। तो यहाँ पे भी देखो हमने टोटल एसेट्स का लिया, यहाँ पे उसमें से करेंट लायबिलिटी नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस किया तो हमारा शेयर होल्डर फंड का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला बना है वो इसी तरह से बना है। तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। तो आप लिख सकते हो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी, और जैसे ही आप ये करते हो तो आपको शेयर होल्डर फंड का वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये यूज कब करते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत बार आपको सम में डायरेक्टली शेयर होल्डर फंड नहीं दिया होगा तो आपको इनडायरेक्टली इस तरह से भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, राइट। दूसरा ये भी एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन करेंट एसेट्स एड वर्किंग कैपिटल लेस नॉन करेंट लायबिलिटी। ये क्यों बोला है, देखो यहीं से हम लोग समझते हैं, यहां से ही हम लोग समझते हैं बच्चा। देखोगे जब मैंने वर्किंग कैपिटल की बात की तो देखो ये है आपकी वर्किंग कैपिटल, ध्यान देना, ये है आपकी वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट्स से माइनस करोगे करेंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट देखो आपके कितने रुपए हैं, 80 रुपए हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्लस वर्किंग कैपिटल बोल रहा है, तो वर्किंग कैपिटल करोगे तो 20 माइनस 10, क्योंकि इसी को बोलते हैं बच्चा वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल। तो अगर मैं बोलूं 20 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपका वर्किंग कैपिटल आएगा जिसे ऐड करना है। तो देखो 20 माइनस 10 कितना आया, 10 रुपया मैंने ऐड कर दिया। फिर क्या बोला, लेस नॉन करेंट लायबिलिटी, तो जैसे ही आप नॉन करेंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो ये नॉन करेंट लायबिलिटी कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। तो यहाँ पे माइनस करा हमने 20 रुपया। अब देखते हैं कितना आया, 80 में 10 ऐड हुआ 90 हुआ, 90 में से 20 गया, कितना आया बच्चों, 70 रुपीज आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो आपका जो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड था वही यहाँ पे आ गया। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो डिराइव इसी तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये कोई फॉर्मूला रटने का चीज नहीं है, आपको समझना है, और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो यू कैन इजिली रिमेंबर द फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूं, चलिए लिख देता हूं। यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हो, शेयर होल्डर फंड is equal to non-current assets plus working capital minus non-current liability। जैसे ही आप माइनस करो, देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ, मैंने नॉन करेंट एसेट हमारा 80 रुपए था, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो 20 माइनस 10, तो यहाँ पे आपका आ गया 10 रुपए, माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी आपका कितना है, 20 रुपए है, तो हमने यहाँ पे माइनस किया 20, और जैसे ही आप ये प्लस माइनस करते हो तो आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 70 रुपीज। तो आई होप कि तुमको समझ में आया होगा बच्चों कि किस तरह से ये फॉर्मूला बना है, राइट। चलिए नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके अब चलते हैं कुछ सम में। नाउ वी मूव टू द सम। अब मजा आने वाला है, ओके अब मजा आएगा जो अभी तक तुमने सीखा है। देखो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, यहां तक क्लियर है सबको। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हम यहां पे सीख रहे हैं। अब देखो बच्चा, यहां पे हमको जानना है दो चीज। डेब्ट इक्विटी रेशियो में एक हमें देखनी है लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आएगा क्या, इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, रिजर्व्स आएंगे, है ना, ये सब आने वाले हैं, ठीक है। तो हमको इसमें से देखना है कौन कौन सा आइटम इसमें है जो लोन में जाएगा और कौन कौन सा आइटम इसमें है जो शेयर होल्डर फंड में जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म लोन। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है बच्चों, ये आपका जाएगा शेयर होल्डर फंड में। तो यहाँ पे हमने लिखा शेयर होल्डर फंड। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, ये भी आपका जाएगा शेयर होल्डर फंड में।
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये भी रिजर्व है तो ये भी जाएगा शेयर होल्डर फंड में। ये आपका जो डिवेंचर दिख रहा है, ये डिवेंचर आपको जाएगा लॉन्ग टर्म लोन में जाएगा। करंट एसेट्स को हमको यहां नहीं लेना है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जाके शेयर होल्डर फंड से अभी मैंने बताया था माइनस करना है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट में या लॉन्ग टर्म लोन में सिर्फ एक आइटम आने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेते हैं डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेप्ट का। तो यहाँ पे डिवेंचर देखोगे 10% डिवेंचर आपको दिया हुआ है, 10% डिवेंचर 1,30,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो आपका ये यहाँ पे दिख रहा है लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है बेटा सिर्फ आएगा 1,30,000 रुपए। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में हमको क्या क्या लेना है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड में हमको ये चीज लेना है, पहले लेना है इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर लेना है जनरल रिजर्व, फिर क्या लेना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसके बाद आप यूज करोगे क्या, ये सारे ऐड करने हैं, और यहाँ पे शेयर होल्डर फंड जाके माइनस हो जाएगा ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस किया है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का 5 लाख, जनरल रिजर्व है 1 लाख, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 50,000, और उसके बाद नीचे आ जाओ प्रीमियम एक्सपेंसेस 10,000 माइनस करने हैं, प्लस माइनस करके आपका वैल्यू आया 6,40,000। अब देखो हमें लॉन्ग टर्म डेप्ट का वैल्यू मालूम है, तो देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। आवर डेप्ट इज 1,30,000, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1,30,000 रुपए बैठाओगे, डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड जो कि आपका 6,40,000 है, तो यहाँ पे आपने 6,40,000 बढ़ाया, और जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.203:1 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसको यहाँ तक इतना आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और सम करते हैं तो ताकि और क्लियर हो जाए। ओके, यहां पे देखते हैं, बोला है कैलकुलेट द डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब यहां पे दिया क्या है वो सबसे बड़ा चीज है देखने का। सबसे पहले देखोगे यहाँ क्या दिया, टोटल एसेट दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने चार्ट बनाया था, देखो इस तरह से आप बना सकते हो, एक तरह से बना सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, हम बोल रहे हैं कि ये हमने बैलेंस शीट बनाई, हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई। जैसे आप यहाँ बैलेंस शीट बनाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो टोटल एसेट दिया हुआ है, तो यहाँ बता रहा हूँ, वहां आवाज मत करो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जाके दूसरे रूम में बैठो, जाओ। ए जाके खटर पटर कर रही है, हम पढ़ा रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। तो यहां पे क्या करना है बच्चों, टोटल एसेट हमें पता है, तो ये आपका एसेट साइड है, ये आपका लायबिलिटी हुआ। एसेट्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1,25,000। देखो टोटल एसेट दिया हुआ, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1,25,000 रुपए लिखेंगे, राइट। उसके बाद टोटल डेप्ट दिया हुआ है, और एक चीज याद रखना आपको, ये टोटल डेप्ट दिया हुआ है। टोटल डेप्ट का मतलब भी बता दे रहा हूं, टोटल डेप्ट आपको दिया है कितना 1 लाख रुपए टोटल डेप्ट दिया हुआ है। टोटल एसेट इज योर 1,25,000, टोटल डेप्ट इज 1 लाख। टोटल डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करेंट लायबिलिटी मिला के आपको दिया हुआ है कितना, टोटल डेप्ट, राइट। तो टोटल डेप्ट क्या होता है बच्चों, टोटल डेप्ट आपको यहाँ पे दिया 1 लाख, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इसके अंदर में याद रखना लॉन्ग टर्म डेप्ट है प्लस करेंट लायबिलिटी है इक्वल टू 1 लाख, तो इसलिए मैंने इसको लिखा 1 लाख रुपीज, राइट। अब यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटी दिख रही है ना, करंट लायबिलिटी 50,000 है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस 50,000 माइनस इक्वल टू 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख लिखा, और लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका 1 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 50,000 आ गया। तो इस तरह से आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट बाहर आ गया। अब जैसे ही आपको लॉन्ग टर्म डेप्ट आया, निकल गया, अब हमको देखना है कि मेरा लॉन्ग टर्म डेप्ट यहाँ पे और यहाँ पे मेरी करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है हमारी 50,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी है 50,000 रुपए। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि दोनों का टोटल होता है 1,25,000 रुपए। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है बच्चों, शेयर होल्डर फंड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड
इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट का वैल्यू 1,25,000 था, लॉन्ग टर्म डेप्ट का वैल्यू 50,000 है, करंट लायबिलिटी का वैल्यू भी 50,000 है। जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ गया आपका 25,000 रुपए। तो नाउ आप बोल सकते हो कि शेयर होल्डर फंड का जो वैल्यू है वो कितना है, 25,000 रुपए। और लॉन्ग टर्म डेप्ट का वैल्यू भी हमें पता है। सो नाउ यू इजीली नो दैट कि लॉन्ग टर्म डेप्ट का जो वैल्यू है वो कितना है, 50,000 है। शेयर होल्डर फंड का वैल्यू कितना है, इतना है। तो फॉर्मूला में बैठाएंगे, डेप्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या है, डेप्ट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। मैं बार बार बोलता हूं इसीलिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेप्ट का वैल्यू क्या है बच्चा, 50,000। तो यहाँ पे आप 50,000 बैठाओगे, डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड जो किया है 25,000, यहाँ 25,000 बैठाओगे और इसको डिवाइड करोगे तो रेशियो आ जाएगा 2:1। सो इतना इजी है, ध्यान से करना है, एवरीथिंग विल बी अंडरस्टैंड। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके एवरीवन, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड टिल हियर। यहां तक एकदम क्लियर है सबको? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बच्चा। अब इससे रिलेटेड कुछ और टाइप के सम्स करते हैं। जैसे यहां पे देखो, आपको दिख रहा है, यहां बोल रहा है क्या, ध्यान से देखना। यहां बोला है द डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड का जब रेशियो निकाला गया तो वो 2:1 आया है। ये सम में आपको दिया हुआ है। स्टेट गिविंग रीजन, आपको रीजन के साथ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशियो। तो इसमें से कौन सा इफेक्ट आपके रेशियो में चेंज लाएगा, इंप्रूव करेगा, डिक्रीज करेगा या कोई चेंज नहीं लाएगा, वो आपको बताना है। इसके लिए सिंपल तरीका याद रखना बच्चा, जनरल एंट्री का आपको बेसिक चाहिए। अगर वो आपको क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए इसको सीखते हैं कैसे। पहला केस हमारा क्या है, फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे ही आप इशू ऑफ इक्विटी शेयर करते हो, मैं पूरी जनरल एंट्री नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली सिंपल बता रहा हूँ कि आपके पास पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर कैपिटल भी बढ़ेगा तो 2 शेयर कैपिटल, राइट। और ये बैंक आपका करेंट एसेट है, राइट। और ये आपका शेयर होल्डर फंड में जाता है तो एक तरह से शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है। और करेंट एसेट तो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इफेक्ट आया कि आपका जो शेयर होल्डर फंड है वो आपका इंक्रीज होने वाला है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि पहले इनका डेब्ट था 2 लाख रुपए और इक्विटी था 1 लाख रुपए। और ये भी मैं बता दूं कि ये 2 लाख और 1 लाख क्यों अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे रेशियो क्या था, 2:1 था। तो मान लो ये 2 लाख के बराबर था, ये 1 लाख के बराबर था, तो जब आप रेशियो निकालोगे तो 2:1 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अज्यूम किया गया कि डेब्ट आपका कितना था, 2 लाख था और शेयर होल्डर फंड था आपका 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखोगे, जब हम डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालने जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में हमारा वैल्यू कितना है देख लेते हैं। तो डेप्ट हमारा है 2 लाख, तो हमने यहाँ लिखा 2 लाख। शेयर होल्डर फंड में कितना है, 1 लाख, तो हमने लिखा 1 लाख। बट यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, आपकी शेयर होल्डर फंड इंक्रीज हो रही है। मान लो यहाँ पे अज्यूम किया कि 1 लाख का शेयर आपने इशू किया तो आपके 1 लाख रुपए आपके शेयर कैपिटल में बढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए आप शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर फंड में यहाँ पे नीचे जाके 1 लाख आप ऐड करोगे तो अब देखो क्या हो गया, 2 लाख ऊपर 2 लाख नीचे, काटोगे तो रेशियो क्या हो गया, 1:1। पहले क्या रेशियो था, 2:1 था। तो ऑब्वियसली 2:1 से घट के हो गया 1:1। तो इसका मतलब रेशियो आपका डिक्रीज हुआ है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया है डिक्रीज इन द रेशियो। ओके, एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं, लेट्स सी। यहां देखो नेक्स्ट हम यहां पे भी देखते हैं कैसा किया हुआ है। यहां पे बोल रहा है द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। यहां पे भी दिख रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1।
इसका मतलब है आपका जो लॉन्ग टर्म डेप्ट रहा होगा और जो शेयर होल्डर फंड रहा होगा बेटा वो 2 लाख था और 1 लाख था, तभी अगर काटोगे तो 2:1 रेशो आएगा। समझ में? तो हम लोग यहाँ पे भी अज्यूम करेंगे कि हमारा जो डेप्ट है वो 2 लाख का है और इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख का है। और जब तक आप ये अज्यूम नहीं करोगे आप सम्स को यहाँ पे प्रूव नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अब यहाँ पे देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की जनरलिटी क्या होती है, जनरलिटी देख लेते हैं। कैश रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब एक चीज देखो बेटा, कैश आपका पार्ट ऑफ करेंट एसेट होता है, डेटर भी आपका पार्ट ऑफ करेंट एसेट होता है। करेंट एसेट यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और हमें जो डेब्ट इक्विटी रेशियो चाहिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड या इक्विटी फंड बोल सकते हो, राइट। तो क्या ये करेंट एसेट लॉन्ग टर्म डेब्ट में जाता है या शेयर होल्डर फंड में जाता है? नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये जो आपने रिसीव किया है डेटर से, इसका कोई इफेक्ट भी हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट और शेयर होल्डर फंड में नहीं जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा पहले भी 2 लाख था और 1 लाख था, अभी भी 2 लाख 1 लाख रहेगा। तो यहाँ पे जब डेब्ट इक्विटी रेशियो आप निकालोगे तो यहाँ पे 2 लाख बाई 1 लाख ही लिखोगे, जो पहले था वही चीज यहाँ पे आपको लिखना है, बिकॉज देयर इज नो चेंज हैज टेकन प्लेस ड्यू टू दिस रीजन। तो जब चेंज नहीं हुआ तो रेशियो भी आपका सेम आने वाला है, तो यहाँ पे लिखोगे अनचेंज। तो ये आपका बोलना हो गया कि रेशियो हैज नॉट चेंज एट ऑल। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका है सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। अब देखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट जब देखोगे आप, जैसे यहाँ पे थर्ड पार्ट में जाओगे बेटा, सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, मतलब जनरली क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट होता है और टू सेल होता है, कैश और सेल। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस बोला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, राइट। अब यहाँ पे देखो कैश भी हमारा पार्ट ऑफ करेंट एसेट्स है ना, एंड सेल इज इनकम। तो इससे कोई हमारा शेयर होल्डर फंड का लेना देना नहीं है, ना तो लॉन्ग टर्म डेब्ट का भी कोई लेना देना है। तो हमने अज्यूम किया कि हमारा जैसे पहले 2 लाख और 1 लाख अज्यूम किया था, अभी भी अज्यूम किया। और यहाँ पे भी सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस विल लीव द डेब्ट एंड इक्विटी फंड अनचेंज, क्योंकि इसके वजह से हमारा ना तो डेब्ट कैपिटल चेंज हो रहा है ना तो इक्विटी फंड चेंज हो रहा है। तो जब इसका कोई चेंज ही नहीं हो रहा है डेब्ट में और फंड में, तो रेशियो भी चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई 2 लाख और इसका भी रेशियो 2:1 आया, अनचेंज आया। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया, सेकेंड पार्ट आया, थर्ड आ गया। नाउ विल मूव टू द फोर्थ पार्ट। चलिए अभी फोर्थ पार्ट में आते हैं। फोर्थ में देखो क्या बोला बच्चा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ऐसे समझ लो कि आप डिवेंचर अपना वापस ले रहे हो और उसके बदले में पेमेंट कर रहे हो, ऐसे समझ लो इसका मतलब, ठीक है ना। अब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब आपने डिवेंचर अपना वापस ले लिया, कंपनी ने अपना डिवेंचर वापस ले लिया और पैसे दे दिए, तो टू बैंक हुआ, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो डिवेंचर आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट का पार्ट है और डिवेंचर आपका लायबिलिटी हुआ करता था, अब घटेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो मतलब ये लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा जो है वो माइनस होगा लॉन्ग टर्म डेब्ट से, लॉन्ग टर्म डेब्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है। बैंक हमारा करेंट एसेट्स का पार्ट है, इसका कोई इक्विटी फंड से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ जो इफेक्ट आ रहा है हमारा डिवेंचर लॉन्ग टर्म डेब्ट डिक्रीज होगा। मान लो हमने अज्यूम किया कि हमने जो डिवेंचर रिडीम किया है उसका वैल्यू है 50,000 रुपए, तो ऑब्वियस सा बात है हमारा डिवेंचर मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट कितने से डिक्रीज हो रहा है, 50,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा पहले से लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना था, ये है लॉन्ग टर्म डेब्ट, और आपके इक्विटी कैपिटल कितने थे, मतलब शेयर होल्डर फंड। और डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर डेब्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइड बाय शेयर होल्डर। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट 2 लाख था, लेकिन हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट 50,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप माइनस करोगे। और शेयर होल्डर फंड में कोई एंट्री चेंज नहीं हुआ है, तो शेयर होल्डर फंड में 1 लाख पहले था, अभी भी रहेगा। तो 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 50,000 विल गिव यू 1,50,000 और रेशियो हो गया 1.5:1।
पहले रेशियो क्या था 2:1 था, अभी चेंज हो गया 1.5, तो घट गया ना बच्चों, इसे आप बोलोगे डिक्रीज इन द फंड रेशियो। यहां तक एवरीबडी अंडरस्टूड। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, अभी इसका एक और पार्ट बचा हुआ है तो इसको भी हम लोग और देख लेते हैं, परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब इसको देखते हैं, यहां पे जब आपने परचेस किया गुड्स ऑन क्रेडिट, ध्यान दो, परचेस ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट का मतलब होता है परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट ऑन क्रेडिट खरीदा है तो टू सप्लायर होता है, या क्रेडिटर बोल सकते हो, या टू क्रेडिटर बोल सकते हो बेटा। परचेस ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अब जब आप परचेस करते हो तो आपका करंट एसेट बढ़ता है, और सप्लायर मतलब क्रेडिटर, वो आपका करंट लायबिलिटी है, वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है। बट यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग टर्म डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, और ये जो शेयर होल्डर फंड है ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है, और ये जो तुम्हारा क्रेडिटर है वो करंट लायबिलिटी है। तो हमें यहाँ पे डेप्ट में, लॉन्ग टर्म लोन में सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट लेना है, कोई भी करंट लायबिलिटी उसके अंदर में नहीं लेनी है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, ना तो शेयर होल्डर फंड में कोई चेंजेस आया, तो शेयर होल्डर फंड में दोनों कोई चेंजेस नहीं आया। तो जब रेशियो निकालोगे बेटा तो आप वापस 2 लाख और 1 लाख ही लिखोगे, और कोई चेंजेस नहीं आया, रेशियो आ गया 2:1, और इसे बोल पाओगे कि देयर इज नो चेंज इन द रेशियो एंड द रेशियो रिमेन अनचेंज। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके पांचों केसेस कर लिए हैं। कुछ और टाइप के एग्जांपल्स करते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। बोला द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी, यहां पे ध्यान देना, डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। गिव स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इन द रेशियो। तो अभी बेटा ये हम लोगों ने किया, जैसा फर्स्ट टाइप का था उसी टाइप का है, तो वी आर नॉट डूइंग इट नाउ। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं डेप्ट, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। एक्चुअली में इसको यूज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे डेप्ट टू टोटल एसेट, टोटल एसेट रेशियो यूज करेंगे, ठीक है ना। टोटल एसेट टू डेप्ट नॉर्मली नहीं बोलता है, बोलता है डेप्ट टू टोटल एसेट। हमें देखने है कि कंपनी के पास इन कंपेयर टू टोटल एसेट कंपनी के पास कितने का कर्ज है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म डेप्ट में चुकाना है। तो इससे कंपनी का जो बोल सकते हो फाइनेंशियल कंडीशन पता चलता है। कैसे पता चलता है बच्चों, जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपए का, ये मैंने बोला इसको चेंज करते हैं, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपके पास 10,000 रुपए का एसेट है और लॉन्ग टर्म लोन जो है आपके पास 2,000 रुपए का है। तो इससे ये पता चलता है कंपनी के पास जितना भी लोन है 2,000 रुपए का, ये आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट है और ये आपके पास टोटल एसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेप्ट चुकाने के लिए काफ़ी अच्छे खासी एसेट्स पड़ी हुई है। तो कंपनी इन अ गुड पोजीशन टू पे ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। तो इसलिए हम लोग ये कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे डेप्ट टू टोटल एसेट रेशियो, बट टोटल एसेट टू डेप्ट नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं डेप्ट में हम लोग क्या लेंगे। लॉन्ग टर्म डेप्ट में हम लोग वही चीज लेंगे जो अभी तक कर रहे थे, डिवेंचर, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और टोटल एसेट्स में आप क्या लेने वाले हो, टोटल एसेट्स में आप सारे नॉन करेंट और करेंट एसेट्स सारे हम लोग लेने वाले हैं। आई होप यहाँ तक ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। इसका और एक पार्ट करते हैं, वी विल सी टू दिस। और प्रोप्राइटरी रेशियो का भी फॉर्मूला समझ लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इक्विटी या शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट। इक्विटी या शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है कि शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स,
नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स मिला के जितने होती हैं उन सब को हम लोग बोलते हैं टोटल एसेट्स। और प्रोप्राइटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट्स। मतलब कंपनी के पास कितने का टोटल एसेट है, उसके कंपैरिजन में शेयर होल्डर फंड मतलब कितने शेयर होल्डर के पैसे कंपनी के पास पड़े हुए हैं, उसके रिलेशन को दिखाने के लिए प्रोप्राइटी रेशियो यूज करते हैं हम लोग। ऐसा समझ में नहीं है? और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में बेटा वही सारी चीजें लेंगे जो इससे पहले हमने पीछे ली थी, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस लेस करोगे अगर प्रीमियम एक्सपेंसेस है या पीएल का डेबिट बैलेंस है। और टोटल एसेट में नॉन करेंट और करेंट एसेट्स यहां तक है। तो अभी तक जो हमने किया है बच्चों, इसके बेसिस में मैं आप लोगों को देता हूं कि ये जो दोनों लास्ट रेशियो, इससे पहले जो हम लोगों ने किया रेशियो उसको तो करना ही है, बट ये जो दो रेशियो हमने, एक प्रोप्राइटी रेशियो एक ये वाला और दूसरा डेब्ट टू टोटल एसेट वाला रेशियो, इससे रिलेटेड भी आप सम करोगे। और इससे पहले जो हम लोगों ने किया है ये वाला, ठीक है ना, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, उससे रिलेटेड सारे सम्स घर में करोगे। और ताकि नेक्स्ट क्लास में ये जो दोनों रेशियो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको आगे जाके इससे रिलेटेड सम्स आगे करने वाले हैं। ओके।